स्वागत है दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रंजन वर्मा और मैं फ़िलहाल अभी पावर ग्रिड के सबसे टफेस्ट जोन ER1 जोन में सिलेक्टेड हूँ। हमारे इसी चैनल में एक कमेंट आया हुआ था कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें पावर ग्रिड के लिए जो CBT एग्ज़ाम होता है उस पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसको डिस्क्राइब किया जाए। तो यह वीडियो इसी के लिए समर्पित है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने पावर ग्रिड का जो एग्ज़ाम हुआ था CBT वाला, उसमें 130 प्लस मार्क्स गेन किए थे और उसके लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया को भी अपनाया था जो मेरे प्रिपरेशन में काफ़ी काम आया था। वो मैं आपके सामने खुलासा करने वाला हूँ। यह जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी थी वो आपको शायद काम आ जाए, इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, बोला जाता है कि जो पावर ग्रिड का CBT एग्ज़ाम होता है उसका जो सिलेबस होता है काफ़ी लार्ज होता है। उसमें कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सभी को सम्मिलित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो सिलेबस है काफ़ी लार्ज हो जाता है। तो लोग इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो ऐसा नहीं है। वो जो दिखावा है ना कि जो इसमें कंट्रोल सिस्टम पूछता है, माइक्रो प्रोसेसर पूछता है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछता है, वो सिर्फ एक दिखावा है। उसको हम लोग को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जिससे वह काम चल सके। मेन हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है पावर सिस्टम, मशीन और नेटवर्क। इतना अगर बढ़िया से हो जाए ना तो वो सब पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ये जो सिलेबस है, ये जो 3 कोर सब्जेक्ट है, पावर सिस्टम, मशीन और नेटवर्क, पूरा अच्छा से नहीं हो पाता है, जिसके लिए हम लोग को सारा सिलेबस पढ़ना पड़ जाता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें भी आप ज़्यादा डीप में नहीं जाइए। जिसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को देखिए, जिसमें फार्मूला रहेगा उसको पढ़िए। और जो हमारा एग्ज़ाम एनालाइज़र है यूथ कंपटीशन टाइम्स का, उसमें जो दिया गया है वो सफिशिएंट है हम लोग के लिए। उतना कर लीजिए, उतना से ज़्यादा क्या ही आएगा। अब वो 1-2 क्वेश्चन जो पूछ दिया गया है उसके पीछे जाइएगा तो जो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है वो कभी पूरा हो पाएगा, चांस ही नहीं है। हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है कंपटीशन के लिए, यूथ कंपटीशन टाइम्स का 27,000 प्लस क्वेश्चन वाला जो बुक है मोटा मोटा, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। उसमें से मैंने क्या किया था कि नेटवर्क का जो पूरा पार्ट है उसको कवर किया हुआ था, पावर सिस्टम का पूरा पार्ट कवर किया हुआ था, और जो मशीन होता है, मशीन में भी मैंने ऑलमोस्ट सभी चैप्टर को टच कर दिया था। बाकी के सब्जेक्ट को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन इतना जो 3 पेपर है उसको मैंने काफ़ी अच्छे से देख लिया था। तो आप भी क्या करिएगा ना कि वो जो सब्जेक्ट है, जो 3 कोर पेपर है, उसको भी आप देख करके ही जाइएगा। वो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। और कम समय में रिवीजन के लिए आपको एक शॉर्ट नोट तैयार कर ही लेना चाहिए, और शॉर्ट नोट जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता ही है। यह सभी एग्ज़ाम क्रैकर ने बताया हुआ है हमें। ये तो रहा टेक्निकल पार्ट का। अब करते हैं नॉन टेक्निकल पार्ट का बात। तो जो नॉन टेक्निकल होता है ना, नॉन टेक्निकल में क्या करना है, ये जो मैथ है, मैथ तो इससे पहले जो इस बार एग्ज़ाम हुआ था, इससे पहले जो मैथ पूछा जाता था वो काफ़ी टफ होता था। तो मैंने जो तैयारी किया था, यानी कि मेरे साथ जिन्होंने भी एग्ज़ाम जो क्रैक किया हुआ है, उन्होंने तैयारी किया था, उन्होंने काफ़ी टफ सिलेबस को फॉलो किया था मैथ के लिए। तो जो मैथ था ना इस बार काफ़ी ईजी आ गया था। और एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं होगा इसका कोई किसी को अता पता नहीं रहता है, इसलिए आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होकर के ही जाना चाहिए। क्या पता सिलेबस काफ़ी नॉर्मल आ जाए, क्या पता सिलेबस काफ़ी आसान आ जाए, और क्या पता काफ़ी टफ सिलेबस हम लोग के एग्ज़ाम में मिल जाए। तो हम लोग को पूरी तरह से प्रिपेयर होकर के ही एग्ज़ाम देने जाना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम को हम लोग फोड़ करके आएँ। SSC में 12th क्लास पर एक वैकेंसी आती है जिसका नाम है CHSL। तो इसके जो मैथ होते हैं ना, इसी मैथ का सबसे टफेस्ट सिलेबस हमारे पावर ग्रिड JEE में पूछा जाता था। तो मैंने उसको ही फॉलो किया था और यह अनुमान खुद से लगाया था, और इस बार जो पूछ दिया था काफ़ी इजी पूछ दिया था, जो कि SSC GD या फिर MTS लेवल का बोला जा सकता है। अब बात करता हूँ मैं इंग्लिश के लिए। तो मेरा इंग्लिश में खुद का एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार है। इंग्लिश में मैंने 4 सवाल अटेम्प्ट किए हुए थे, जिसमें से 2 सही था, 2 गलत था। लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो काफ़ी कमज़ोर है ना इंग्लिश में, उनको ग्रामर को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो वोकाबुलरी टर्म है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसको वह छोड़ दें, क्या है कि उनसे हो नहीं पाएगा उतना। अगर वो कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन हाँ, ध्यान में ज़रूर रखें कि हमारा जो सिलेबस है काफ़ी लार्ज है, और हम वहाँ पर ज़्यादा फोकस करें जहाँ से अपना खुद का नंबर उठा सकते हैं। उस चीज़ में ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है जहाँ हमें कुछ नहीं आता है, जो हमारे लिए काफ़ी नया है। अब बात करते हैं GK GS का। तो GK GS के लिए मैंने एक बहुत ही पतला बुक फॉलो किया हुआ था। एग्ज़ाम एनालाइज़र है, परीक्षा एनालाइज़र, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स का ही है, जो मैंने यहाँ पर शो कर दिया है।
इसको आप ले लीजिए। इसमें सारे चैप्टर को बहुत ही संक्षिप्त में दिया गया है, जो कम समय में आप अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स का, जो कि जीके जीएस में ही आता है। तो इसमें क्या है ना कि 1 साल का पुराना सिलेबस पूछा जाता है, लेकिन हम लोग 1-2 सवाल काफ़ी पुराना पूछ दिया गया था, लगभग 2-3 साल पहले का। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप अपने से जो कर सकते हैं, यानी कि जो 1 साल पुराना जो भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है, उसको आप दे करके जाइए। इसके लिए एसवीटी सफिशिएंट है। बाकी जो भी टीचर आपको यूट्यूब पर अच्छे लगे हैं, उनको भी आप देख लीजिए, नुकसान नहीं होगा इसमें। और जो रीजनिंग का पोर्शन है वो एसएससी जेईई के अनुकूल ही होता है, काफ़ी नॉर्मल होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। एसएससी जेईई में जो रीजनिंग पूछा जाता है वो आपको यूट्यूब पर अच्छे तरह से मिल जाएगा, उसको आप लगाइए। और उसके बाद किसी भी बुक को, या फिर किरण प्रकाशन का हो जाए, या फिर दीपक कुमार का एक परफेक्ट रीजनिंग बुक आता है, उसको भी आप ले लीजिए। लेकिन अगर इसके अलावा आप लोगों के पास जो भी बुक है रीजनिंग का, उसको लगाइए आराम से। इसमें नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, अगर अच्छे खासे पढ़ते होंगे तो। सिलेबस पूरा करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको सेट प्रैक्टिस करना है। सेट प्रैक्टिस करते करते आपको अनुमान हो जाएगा कि आपका टाइमिंग क्या चल रहा है, आप स्लो हैं या फास्ट हैं, आपको सेट प्रैक्टिस के दौरान ही मालूम चल पाएगा। आप क्या करिए कि सेट प्रैक्टिस करते करते जो भी सवाल आपके गलत हो रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप यूट्यूब पर सर्च मारिए, या फिर आपसे जो तेज़ बच्चा है, जो तेज़ स्टूडेंट है, उसके सहारा से आप अपना जो सारा का सारा डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए। किसी अच्छे खासे टीचर से हेल्प लीजिए, उनसे अपना डाउट क्लियर करते रहिए। आपका जो भी डिमेरिट है उसको इन्हांस करते रहिए, उसमें कमी को छांटते रहिए, तो आप में काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट होंगे और आपका सेट प्रैक्टिस कारगर साबित होगा। मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट मुद्दे को रख रहा हूँ कि आपको कितने सवाल को अटेम्प्ट करना चाहिए एग्ज़ाम में। तो आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना, तो उसमें किसी को मालूम नहीं रहता है कि आपका लेवल क्या है। आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि जो पेपर आ रहा है ईजी आ रहा है या फिर हार्ड आ रहा है। अगर हार्ड आ रहा है तो आप कम से कम सवाल को ही अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आपका एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब उसमें 130 अटेम्प्ट करिए। जब आपका एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड चल रहा होगा तो आप 140 अटेम्प्ट करिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग का ये होता है ना कि अटेम्प्ट करने के बाद ही ना पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन सही होगा नहीं होगा। हमें बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं, इस डर से कि कहीं ना कहीं वो सवाल गलत हो जाएगा तो हमारा नंबर कट जाएगा। अरे आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, क्या पता वो सही भी हो जाए। और खुद पे तो बिलीव होगा ही, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए। एक्यूरेसी अगर अच्छा खासा है तो आप अटेम्प्ट लीजिए 140। अगर आपका काफ़ी इजी आ गया तो 160 प्लस आप अटेम्प्ट ले सकते हैं एग्ज़ाम में। और ये आपको फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है, नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका एक्यूरेसी कैसा है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मुझसे और भी किसी तरह का जानकारी चाहिए होगा तो आप वह सवाल मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वह सवाल अच्छा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊँगा।